हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी क्लास 7 के मध्यकालीन भारत के अगले चैप्टर के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है दिल्ली 12वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक। तो इस चैप्टर का नाम क्या है? दिल्ली 12वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक। तो जो भी स्टूडेंट इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस कंप्लीट चैप्टर को देखें, जिससे कि आपको मध्यकालीन भारत के दिल्ली सल्तनत काल के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। चलिए हम शुरुआत करते हैं कि प्रारंभ में दिल्ली पर तोमर राजपूतों का शासन था। 12वीं सदी के मध्य में अजमेर के चौहानों ने तोमरों को हराया और चौहानों के शासन में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गई। इस शहर में समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे, जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण कराया। इम्पोर्टेंट बात है कि दिल्ली में दहलीवाल नाम के सिक्के डाले जाते थे, जो काफी प्रचलन में थे। तो पूछा जा सकता है आपसे कि प्रारंभ में दिल्ली में किस नाम से सिक्के डाले जाते थे? दहलीवाल नाम से। आगे हम बात करें कि 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और इसके साथ ही दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बड़े क्षेत्रफल पर क्या हुआ था? फैल गया। अब दिल्ली के शासकों के बारे में बात करें तो तोमरों ने 1165 ईस्वी तक शासन किया। इसके एक प्रमुख शासक हैं अनंगपाल, इसने 1130 से 1145 ईस्वी तक। चौहान या चाहमान शासकों ने 1165 से 1192 ईस्वी तक शासन किया। पृथ्वीराज चौहान ने 1175 से 1192 ईस्वी तक क्या किया? शासन किया। प्रारंभिक तुर्की शासन जो हुआ वो 1206 से 1290 ईस्वी तक, जिसमें प्रमुख चार शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और गयासुद्दीन बलबन। तो देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से 1210 ईस्वी तक शासन किया। शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने 1210 से 1236 ईस्वी तक शासन किया और रजिया सुल्तान ने 1236 से 1240 ईस्वी तक शासन किया। गयासुद्दीन बलबन ने 1266 से 1287 ईस्वी तक इसमें शासन किया दिल्ली पर। अगला जो वंश शासन करता है वह है खिलजी वंश। खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी तक शासन करता है। इसके दो प्रमुख शासक हैं, जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी। देखिए, जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 से 1296 ईस्वी तक शासन किया और अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 से 1316 ईस्वी तक शासन किया था। अगला जो शासक है वह है तुगलक वंश। तुगलक वंश ने 1320 से 1414 ईस्वी तक शासन किया, जिसमें गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक प्रमुख शासक हैं। गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 से 1324 ईस्वी तक शासन किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1324 से 1351 ईस्वी तक शासन किया। फिरोज शाह तुगलक ने 1351 से 1388 ईस्वी तक शासन किया था। अगला जो राजवंश दिल्ली पर शासन करता है वह है सैयद वंश। सैयद वंश ने 1414 से 1451 ईस्वी तक शासन किया और खिज्र खां सैयद वंश का प्रमुख शासक है, जिसने 1414 से और 1421 ईस्वी तक शासन किया था। लोधी वंश शासन करता है 1451 से 1526 ईस्वी तक। इसका प्रमुख शासक है बहलोल लोधी। इसने 1451 से 1489 ईस्वी तक क्या किया? शासन किया। लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी, जिसे पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर द्वारा हरा दिया जाता है 1526 ईस्वी में, और मुगल वंश की क्या कर दी जाती है? स्थापना कर दी जाती है। देखिए, इस समय कालक्रम के आधार पर यदि हम देखें तो सबसे जो छोटा शासन यदि किसी वंश का रहा है, सबसे छोटा शासन यदि किसी वंश का रहा है तो वह है दिल्ली सल्तनत काल के सबसे छोटे जो शासन अगर रहा है किसी वंश का, तो वह है खिलजी वंश का सबसे कम शासन रहा है। तो इसको आप याद रखें, खिलजी वंश का सबसे छोटा शासन रहा है। बाकी सभी वंशों का जो शासन है वह है खिलजी वंश से क्या है? ज्यादा ही रहा है। चलिए आगे हम बात करें तो देखिए, 1236 ईस्वी में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी सिंहासन पर बैठी और इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने स्वीकार किया है कि वह अपने सभी भाइयों में सबसे अधिक योग्य व सक्षम थी, लेकिन दरबारी उसे पसंद नहीं करते थे। तो 1240 ईस्वी में रजिया को सिंहासन से हटा दिया। तो इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान जो है वो सिंहासन पर बैठी थी। देखिए, पुस्तक में अन्य महिला शासिकाओं के बारे में बताया गया है, जहाँ से क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है। इसको भी आप याद रखें। एक महिला शासिका हैं रानी रुद्रमा देवी, जिन्होंने 1262 से 1289 ईस्वी तक शासन किया। काकतीय वंश से संबंधित थी। वारंगल क्षेत्र जो आधुनिक आंध्र प्रदेश है उस पर शासन किया और इसने शासन पुरुषों की तरह किया था और पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था इसने अपने शासन में। और एक शासिका है कश्मीर की रानी दिद्दा, जिसने 980 से 1003 ईस्वी तक शासन किया और यह नाम दीदी से पड़ा है और दीदी का मतलब होता है बड़ी बहन। रजिया सुल्तान ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर यह अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी है। तो ये आपसे पेपर में पूछा जाता है कि किस शासिका ने अंकित करवाया था कि सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी है? रजिया सुल्तान ने अंकित करवाया था। खिलजी और तुगलक वंश का प्रशासन कैसा था? देखिए, राज्य सूबों में बटा हुआ था और यहाँ से इंपॉर्टेंट बात है, इल्तुतमिश ने सामंतों और जागीरदारों के स्थानों पर गुलामों को सूबेदार नियुक्त किया था।
इन गुलामों को फारसी में बंदगा नाम से जाना जाता था। इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था और इन गुलामों को बेटे से बढ़कर भी माना जाता था। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है जो परीक्षा में पूछी जा सकती है। खिलजी और तुगलक वंश के शासकों ने अपने पर आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाया। ऐसे लोगों को सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे, लेकिन इससे राजनीतिक अस्थिरता पैदा होने लगी क्योंकि उच्च वर्ग के लोग उनसे क्या करने लगे, जलन करने लगे। गुलाम और आश्रित मालिकों के प्रति तो वफादार होते थे, लेकिन उत्तराधिकारियों के प्रति वो बिल्कुल भी वफादार नहीं होते थे। इसका एक एग्जाम्पल है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने, एमबीटी ने, अजीज खुमार नामक कलाल, कलाल मतलब होता है शराब बेचने और बनाने वाला, फिरोज हज्जाम नामक नाई और मनका तब्बाख नामक बावर्ची और लड्डा और पीरा नामक मालियों को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर इसने बैठाया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने। आगे हम बात करें तो सल्तनत काल में सूबों को इक्ता कहा जाता था। इनको संभालने वाले अधिकारियों को इक्तेदार या मुफ्ती कहलाते थे। इन इक्तेदार या मुफ्तियों का कार्य था कि सैन्य अभियान का नेतृत्व करना और इक्तों में कानून और व्यवस्था को बनाए रखना। अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुफ्ती अपने इलाकों से राजस्व वसूली करते थे और इसी से सैनिकों को क्या देते थे, वो तनख्वाह देते थे। तो इस तरह से वो क्या है कि राज्य को अलग से उनके लिए कोई भी तनख्वाह देनी नहीं पड़ती थी और ना ही कोई वेतन देना पड़ता था। मुक्ति लोगों पर काबू करने के लिए सुल्तानों ने एक व्यवस्था की कि उनका पद वंशानुगत नहीं था और उन्हें इक्ता थोड़े समय हेतु दिया जाता था, बाद में इनका स्थानांतरण कर दिया जाता था। इनके द्वारा एकत्रित राजस्व का हिसाब लेने हेतु राज्य द्वारा लेखाधिकारी नियुक्त किए गए और इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुक्ति राज्य द्वारा निर्धारित कर वसूलें और तय संख्या के अनुसार सैनिक रखें। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के समय इन नियमों का बहुत कठोरता से पालन किया गया और वह इसलिए किया जाता था कि भाई राजस्व जो सरकार केंद्रीय सत्ता ने जो निर्धारित किया है उतना ही तो राजस्व लिया जाए, उससे ज़्यादा नहीं लें क्योंकि उनका व्यक्तिगत लाभ हो सकता है। दूसरा, ज़्यादा सैनिक रखेंगे तो विद्रोह की संभावना बढ़ सकती है, इसीलिए उन्होंने सैनिकों की संख्या को भी मुक्तियों के लिए क्या कर दिया, तय कर दिया। देखिए सल्तनत काल में 3 तरह के कर लिए जाते थे। एक था खराज, कृषि पर लगने वाला कर, सबसे ज़्यादा परीक्षा में पूछा जाता है इसलिए इसको याद रखें, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। खराज कृषि पर लगने वाला कर, यह उपज का आधा भाग था, 50% था। मवेशियों पर कर और घर पर कर लिया जाता था सल्तनत काल में। आगे हम बात करें, दिल्ली के सुल्तान दक्षिण और बंगाल पर नियंत्रण लंबे समय तक नहीं रख पाए और यह क्षेत्र जल्दी ही क्या हो गया, स्वतंत्र हो गया। और दूसरी बात है, गंगा के मैदानी इलाके वाले घने जंगलों पर सुल्तानों का कोई भी नियंत्रण नहीं था क्योंकि वहां पर सेना को भी बहुत ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ती थी, तो उस इलाके पर भी सुल्तानों का कोई भी नियंत्रण नहीं था। इंपॉर्टेंट बात है जो परीक्षा में पूछी जाती है कि अफ्रीकी देश मोरक्को का एक यात्री अभिनव तूता 14वीं सदी में क्या आया, भारत आया। चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांस ऑक्सियाना यानी आधुनिक उज्बेकिस्तान पर हमला किया और इसके बाद ही शीघ्र ही दिल्ली सल्तनत को उसके हमलों को झेलना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के समय सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि दिल्ली सल्तनत के कौन कौन से सुल्तान हैं जिसके समय सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए थे, तो अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक। इससे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों ने स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी। एक विशाल सेना को उन्होंने बनाया और इतनी बड़ी सेना को संभालना प्रशासन के लिए भारी चुनौती भी था उस समय, क्योंकि उनके लिए राजस्व जुटाना भी अपने आप में एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण काम था। आगे बात करें 15वीं और 16वीं सदी में सल्तनत कैसी थी। देखिए तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली तथा आगरा पर सैयद और लोदी वंशों का राज्य रहा। तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान तथा पूरा दक्षिण भारत क्या हो गया, स्वतंत्र हो गया। शेरशाह सूरी 1540 से 1545 ने बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके से प्रबंधक के रूप में काम शुरू किया और आगे इन्होंने मुगल सम्राट हुमायूं 1530 से 1540 हुमायूं का पहला कार्यकाल, 1555 से 1556 दूसरा कार्यकाल, यानी शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया और हुमायूं को ईरान जाकर शरण लेनी पड़ी और सूर वंश की इसने क्या की, स्थापना की। देखिए शेरशाह सूर वंश ने केवल 15 वर्षों तक ही शासन किया, 1540 से 1555 तक शासन किया। शेरशाह सूरी ने अपने जो प्रशासन में अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासन के कई तरीकों को अपनाया और अकबर ने 1556 से 1605 ईस्वी तक शासन किया।
अपने प्रशासन में शेरशाह सूरी की प्रशासनिक व्यवस्था को अपनाया। तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी और शेरशाह सूरी की प्रशासनिक व्यवस्था इतनी अच्छी थी कि अकबर ने उस प्रशासन व्यवस्था को बिल्कुल पूरी तरह से फॉलो किया और उसी व्यवस्था को बनाए रखा। मुगलों ने भी सूरवंश की प्रशासनिक व्यवस्था को बनाए रखा। तो इसी के साथ दोस्तों हमने एनसीईआरटी के जो मध्यकालीन भारत का क्लास 7 की पुस्तक में जो सल्तनत काल के बारे में बताया गया है, भले ही बहुत ही छोटा है लेकिन यहाँ से प्रश्न बनते हैं, तो उसके बारे में हमने अध्ययन किया। तो बहुत छोटे समय में हमने एनसीईआरटी के इस चैप्टर का अध्ययन किया। यहाँ से यह एक समझ विकसित होती है कि सल्तनत काल में जो व्यवस्थाएं थी, प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी, सल्तनत काल में किन किन राजाओं ने शासन किया, इन सब के बारे में हमें पता चला। और इसी के साथ एनसीईआरटी के जो अन्य वीडियो हैं, क्लास 6 का हमने प्राचीन भारत का पूरा इतिहास पढ़ा दिया है, तो उनका जरूर अध्ययन करें। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, पहली बार, तो वह कोई सी भी परीक्षा, चाहे वो सिविल सर्विसेज परीक्षा है, चाहे वो टेट परीक्षा है, चाहे वो टीचर एग्जाम की परीक्षा है, कोई भी परीक्षा है, तो उन स्टूडेंटों के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी क्लास है। और इसी के साथ अन्य क्लासेस को भी आप देखते रहें और सारी जो एनसीईआरटी के से संबंधित जो भी आपको फैक्ट हैं वो समय समय पर मिलते रहेंगे।